22वां CII राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2014 की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री एन कुमार जी, श्री TC रंगनाथन, एग्जिट इंडिया, श्री आदिल जैनुल भाई, चेयरमैन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री यहाँ श्री मुकुंदन जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी औद्योगिक संस्थाओं से जुड़े हुए सम्मानित महानुभाव और बहनें, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, CII की तरफ से मेक इन इंडिया क्रांति के अवसर पर जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के बारे में चर्चा करने के लिए जो 2 दिवसीय ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से केवल देश को ही नहीं तो विश्व को मेक इन इंडिया के संबंध में एक नई दिशा प्रदान करने की दृष्टि से सक्षम और समर्थ होगा। सबसे पहले तो मैं इसकी सफलता के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। अभी जीरो के महात्म के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुत की है। जीरो अगर वैदिक अंकशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे तो इसका बड़ा महत्व है। जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। दाहिने तरफ किसी अंक के सामने अगर जीरो बढ़ाते जाइए तो कई गुना उसका महत्व बढ़ता जाता है। जीरो के बगैर गणित नहीं पूरी होती है और इसलिए अपने यहां के भारतीय विचारकों ने, ऋषि महर्षियों ने अपने चिंतन और तपश्चर्या के आधार पर जीरो को एक ब्रह्मांड का स्वरूप प्रदान किया। शून्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में सारी चीजें व्याप्त हैं और जब शून्य में सारी चीजें व्याप्त हैं तो शून्य को ध्यान में रखते हुए उसका समुचित तौर पर प्रभाव हर क्षेत्र में पड़े, वही स्वयं की गुणवत्ता को प्रकट करने में सक्षम और सफल होगा। और शायद भारत के गतिशील व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री जी के वैचारिक श्रृंखला के अंतर्गत यह बात रही होगी कि अगर इसको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में नए तरीके से प्रस्तुत करें तो शायद देश को बहुत लाभ होगा। और इसलिए मेक इन इंडिया की बात अट्रेंडम कह दिया हो ऐसा नहीं। मेक इन इंडिया एक सुविचारित रिवॉल्यूशन की स्थिति है। आम जनमानस के अंदर, आम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे निर्माणकर्ताओं के अंदर यह बात स्थापित हो कि अपने देश में हम निर्माण करेंगे, हम अपने देश में सामान्य जनों को इस निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उसके आधार पर दुनिया के अंदर भारतीय परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता का स्वरूप क्या होता है, उस गुणवत्ता के स्वरूप को स्थापित करेंगे। यह उसके पीछे का भाव। और इसलिए उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि CIA एक गुणवत्ता की मुहिम को चलाने के लिए कमिटेड है। और मैं अगर कमिटमेंट नहीं रहा होता, कमिटेड नहीं रहती CII, तो लगभग 25-30 वर्ष पहले बेंगलोर में CII का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वालिटी स्थापित किया गया था। ABB लिमिटेड द्वारा आयोजित ये CII इंस्टीट्यूट ऑफ
क्वालिटी की स्थापना बेंगलोर में हुई, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता सुधार की मुहिम को सिर्फ उद्योग जगत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य और कृषि क्षेत्र और प्रशासन, उन सभी जगहों पर लाना था जो भारत के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर असर डालते हैं। मुझे ये जानकर भी उतनी ही प्रसन्नता हुई है कि CII इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी बीते 3 दशकों से न सिर्फ इंडस्ट्री में ISO की संस्कृति को बढ़ावा देने से सबसे आगे रहा है, बल्कि TPM, लीन, काइजेंस और 6 सिग्मा जैसे साधनों के जरिए मैन्युफैक्चरिंग में सुधार की विभिन्न प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रहा है। ये सब चीजें उद्योग जगत की मैन्युफैक्चरिंग कुशलता में योगदान दे रही है। और मैं समझता हूं इसीलिए हमारे सारे ये श्री आदिल भाई ने जो चर्चा की है, वो चर्चा के अंदर उन्होंने कहा है कि MSME ये बढ़कर के काफी मात्रा में होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कम से कम 5,000 तो होने ही चाहिए। 5,000 कहा आपने। अब इसलिए कहा कि हम गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य की दृष्टि से अगर विचार करते हैं और उस हिसाब से हर उद्योग को मापने का प्रयत्न करते हैं, तो छोटे छोटे उद्योगों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब की कल्पना हम कर रहे हैं वो कल्पना साकार नहीं हो सकती। और इसलिए चाहे आदिल साहब रहे होंगे, चाहे रंगनाथन साहब रहे होंगे, इन दोनों लोगों ने MSME के बारे में इस प्रकार की चर्चा की है और चिंता भी व्यक्त किया है कि MSME का जैसा स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप जरा और व्यापक हो, उसका विस्तार जरा और आगे आए। और इसलिए डिफिनीशन के बारे में, उसके प्रोसीजरल जितनी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों के बारे में आपने चर्चा की है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी प्रगतिशील नेतृत्व में सरकार में हाल में हुए परिवर्तनों ने भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को मेक इन इंडिया के आह्वान से एक बिल्कुल नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम का मुख्य जोर कारोबार को आसान करने पर है, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ध्यान दिया जा रहा है और डेमोग्राफी और डिमांड की संभावनाओं को निखारा जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत का विकास सबकी साझा जिम्मेदारी है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम होगी। खासकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास से खासकर MSME सेगमेंट में रोजगार बढ़ेगा और न सिर्फ भारतीयों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि इस आर्थिक गतिशीलता से गरीब ऊपर उठकर मध्य वर्ग का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा होने से देश में मांग बढ़ेगी और देशवासियों की खुशहाली होगी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना पहले तो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही विदेशी निवेश के अवसरों को हासिल करने के लिए भी, जिससे देश की खुशहाली और बढ़ सकेगी। हालांकि कारोबार में आसानी को बढ़ाने में राज्यों और केंद्र के बीच सहज और सहायक संबंधों के बिना मेक इन इंडिया का नारा अधूरा रह जाएगा। कारोबार में आसानी बढ़ने पर और अधिक निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग का पुनर्जागरण करने और देश में अच्छे दिन लाने में चुनौतियां कम नहीं है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, जिसे घरेलू मांग का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, देश की GDP में सिर्फ 16% योगदान करता है, जबकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग का 34% योगदान है। इस स्थिति के पीछे सबसे प्रमुख कारण है ऊर्जा,
बंदरगाह, रेल मार्ग जैसी बुनियादी ढांचे की चुनौतियां और कुशल श्रमिकों की कमी है, स्किल लेबर की कमी। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को 7% से बढ़ाकर 9% करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के विकास का अवसर मिलेगा। इसके अलावा दुनिया भर के संभावित निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत कई प्रतिस्पर्धा पर फायदा दिलाता है। भारत का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण उपभोक्ता हैं। भारत में मजदूरी चीन के मुकाबले कम है। भारत में प्रतिभाओं का एक बड़ा भंडार है और इंजीनियरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम भी बना हुआ है। सामरिक तौर पर देखा जाए तो आने वाले दशकों में विकासशील दुनिया से ही विकास को गति मिलेगी। भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अन्य किसी भी स्थान पर अपनी सेवाएं देने के लिए बेहतर स्थिति में है। अभी ये सारे स्थान भारत के कुल निर्यात में सिर्फ 11% योगदान करते हैं, लेकिन अब इसमें तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारत का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ टेक्नोलॉजी की प्रधानता वाली मैन्युफैक्चरिंग में है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में नई खोजों पर जोर देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां न केवल श्रम आधारित बल्कि टेक्नोलॉजी आधारित मैन्युफैक्चरिंग का भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। इसमें टाटा नैनो का ही उदाहरण लिया जा सकता है, जो विश्व की सबसे सस्ती कार है और यहीं पर पूरी तरह डिजाइन की गई है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में तीव्र विकास होने पर एक और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, नौकरियां ज्यादा छोड़े जाने का। जब अर्थव्यवस्था की विकास दर 7-8% होगी, तब कंपनियों के सामने लोगों की कमी की समस्या खड़ी हो सकती है। नौकरी छोड़ने वालों की संख्या संभाले जा सकने योग्य स्तर से बढ़कर 20-30% तक हो जाएगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में अस्थिरता का माहौल बनेगा। हालांकि मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाकर इस चुनौती से निपटा जा सकता है। एक अन्य चुनौती है और सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण और यह अनिवार्यता कि बड़ी इंफ्रा परियोजनाओं की बोली लगाने वाली कंपनियों के पास उस क्षेत्र का पिछला अनुभव अवश्य हो, जो कई भारतीय कंपनियों के पास नहीं होता। इसके चलते भारतीय कंपनियों प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया में विदेशी कंपनियों से पिछड़ जाती है। साथ साथ राज्य सरकारें भी इस बात को लेकर सक्रिय हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को उत्पादकों के लिए आकर्षक बनाया जाए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत एक दशक में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 25% करने और 10 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग नीति की घोषणा की है। इसके जरिए ग्रामीण युवकों को जरूरी प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने की योजना भी है। टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैन्युफैक्चरिंग में तकनीकी मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन पर खास ध्यान दिया गया है। यह नीति राज्यों के साथ साझेदारी में औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्र सरकार नीति का अनुकूल ढांचा तैयार करेगी और उचित वित्तीय साधनों के जरिए पीपीपी मॉडल के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देगी, जबकि राज्य सरकारें उपयुक्त भूमि की पहचान करेगी और NIMZ में एक शेयर धारक बनेगी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत उपाय इस प्रकार हैं। पहला है विभिन्न नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन
की स्थापना। सेकंड, संविधान की धारा 243 के तहत इंडस्ट्रियल टाउनशिप को स्वशासी एवं स्वायत्त निकाय बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा, मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस का उचित प्रबंध वायबिलिटी गैप फंडिंग समेत विभिन्न तरीकों से केंद्र सरकार करेगी, जबकि जोन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का पीपीपी मॉडल के जरिए विकास एसपीवी करेगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का प्रबंधन स्पेशल पर्पस व्हीकल करेगा, जिसका नेतृत्व सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ करेंगे, जिनमें पर्यावरण के जानकार भी होंगे। इस नीति में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एसएमई के लिए फाइनेंस की उपलब्धता सुधारने का भी प्रस्ताव है। इस नीति के प्रस्ताव आमतौर पर सेक्टर, स्थान और तकनीक को लेकर निरपेक्ष है, केवल ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन को छोड़कर। नीति में दिए गए प्रस्ताव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में लागू होंगे, जहां नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एक महत्वपूर्ण साधन है। वहीं इस नीति में शामिल प्रस्ताव पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग उद्योग पर लागू होंगे। इनमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां उद्योग खुद को क्लस्टरों में संगठित कर पाएंगे और स्वनियमन का एक मॉडल अपना सकेंगे। NIMZ का पहला चरण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के संग स्थापित किया जाएगा, जिसके आरंभिक परिणाम अगले कुछ वर्षों में दिखने शुरू हो जाएंगे। भारत सरकार उच्च क्षमता वाले 1483 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर DFC को बैकबोन की तरह इस्तेमाल करके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग स्थान के तौर पर विकसित कर रही है। मुख्य बात यह है कि DMIC प्रोजेक्ट का लक्ष्य भविष्योन्मुख औद्योगिक शहरों का विकसित करना है। इसके माध्यम से अगले 30 इयर्स में 90 to 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित होगा। DMIC प्रोजेक्ट में ऐसे 6 राज्य शामिल हैं जो राष्ट्रीय GDP में 43%, औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात में 50% और कुल श्रम शक्ति में 40% योगदान करते हैं। अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत होने वाली विकास से 30 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। DMIC में 24 नोड हैं, जिनमें 200 वर्ग किलोमीटर प्रत्येक के 11 इन्वेस्टमेंट रीजन और 100 वर्ग किलोमीटर प्रत्येक के 13 इंडस्ट्रियल एरिया है। शुरुआत में भारत सरकार की मदद से 7 इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास किया जा रहा है। सलाह मशविरे की एक प्रक्रिया के जरिए FDI नीति की भी निरंतर समीक्षा की जा रही है, ताकि ज्यादा FDI लाया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग का यह सपना साकार करने की ही यह रूपरेखा प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है, जिसके लिए उन्होंने जेट अभियान शुरू किया है, जिसका अभी प्रदर्शन आपके बीच में हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीरो इफेक्ट हो पर्यावरण को और जीरो डिफेक्ट हो मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि CII और देश में गुणवत्ता नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से आज राष्ट्रीय स्तर पर जेट अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मैं इस अभियान के तहत जेट उत्पादन मानक स्थापित का भी स्वागत करता हूं, जो भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए स्पष्ट रूप से लिखी प्रक्रियाएं नियत करेगा, ताकि उन्हें विश्व स्तर के उत्पाद बनाने में मदद मिले। ऐसी प्रक्रियाएं नियत करने से बेकार गई सामग्री और नष्ट समय की लागत का आकलन करना भी संभव हो पाएगा। मुझे भरोसा है कि ये जेट मानक न सिर्फ बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को मदद करेंगे, बल्कि MSME सेक्टर के लिए भी वरदान साबित होंगे, जिसे उत्कृष्ट गुणवत्ता हासिल करने के लिए मानदंड मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिन के इस सम्मेलन के माध्यम से अनेक और मेक इन इंडिया संबंधित तकनीकी पहलुओं पर आप सब लोग विचार करेंगे, जिसके कारण
क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया जो भी गुणवत्ता युक्त है, इसमें और मदद मिले और साथ ही साथ जो CII के द्वारा गुणवत्ता को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए निर्मिती की दिशा में विचार किया गया है, उसमें और अधिक से अधिक बढ़ोतरी हो सके, ताकि प्रधानमंत्री जी का सपना इस ढंग से साकार हो कि यहाँ के निर्माण की हुई सारी चीजें जब दुनिया के देशों में जाएंगी, दुनिया के बाजार में जाएंगी, तो दुनिया के बाजार में जाने के बाद स्वाभाविक रूप से वहां के लोग ये कह सके, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड इन इंडिया। और उस गुणवत्ता को देखकर स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रति लोगों का एक आकर्षण बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो हम सब लोगों के लिए विशेष गौरव प्रदान कर सकता है। यह समूह जो यहाँ बैठा हुआ है, इस समूह के प्रति विश्वास रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है। इस समूह के द्वारा ही देश का विकास हो सकता है। इस समूह के द्वारा ही देश को विकसित देश के रूप में स्थापित कर सकने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसलिए इस प्रकार की शुभकामना व्यक्त करते हुए आपकी ये 2 दिन की समिट पूरी सफल हो, गुणवत्ता को स्थापित कर सकने में और मेक इन इंडिया के इस स्लोगन को चरितार्थ कर सकने में विशेष भूमिका का आप निर्वाह कर सकें, यही बात करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, इन बंधुओं को प्रणाम करते हुए अपनी बात में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।